नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि क्यों एक मेजर चंक ऑफ क्राउड एनडीए एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है। और कई बार बच्चा इस रीजन को फाइंड आउट नहीं कर पाता है और वो अपने अटेम्प्ट क्या होता चला जाता है, फेल होता चला जाता है और उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और उसको बाद में समझ में आता है जब उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो बेहतर है कि इस चीज को पहले ही समझ लिया जाए ताकि अटेम्प्ट रहते हुए आप तैयारी कर सकें और इस एग्जाम को निकाल सकें। तो इस तैयारी में सबसे पहला और बड़ा कारण बच्चे का क्या बनता है फेल होने का, वो है इनइफेक्टिव स्टडी मेथड। ये इनइफेक्टिव स्टडी मेथड क्या है बच्चे, कि बच्चा एक ही सब्जेक्ट को 10 जगह से पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर वो एक ही रिसोर्सेज को फॉलो ना करके 10 रिसोर्सेज को फॉलो करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप 10 जगह से या 10 टीचर्स को फॉलो ना करके आप एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ते हो आप उसे सॉलिड पढ़ो। और पढ़ने में सिर्फ एक स्टडी ही नहीं आ जाता है मेरे बच्चे, 3 स्टेप हैं जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, यानी कि पहले आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ठीक से या नहीं, यानी कि आप उसको समझ पा रहे हैं। और दूसरा उसके बाद कि अंडरस्टैंड करने के बाद क्या उस कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि क्या आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेरे बच्चे, प्लेन स्टडी करने से रिजल्ट नहीं आता है। स्टडी करने के बाद हमें अपने आप को इवेल्युएट भी करना है कि वेदर आई हैव लर्न दिस टॉपिक वेल और नॉट। और ये कैसे पता लगेगा, जब आप क्वेश्चंस लगा के खुद से देखेंगे। कई बार टीचर आपको बता देता है, आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं और जब वही एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आप उसको नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने स्टडी मेथड को क्या बनाना है, इनइफेक्टिव ना होते हुए इसको कैसा करना है, इफेक्टिव स्टडी करनी है। और इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि जिससे कुछ रिजल्ट आपको मिले। ठीक है बेटा। दूसरा जो कारण बनता है वो इस तैयारी में वो हो जाता है रिवीजन। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद यह पता चलता है कि बच्चे पढ़ते तो रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। इस तैयारी को, इस जंग को जीतने के लिए आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि मेरे बच्चे, आज जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आज नहीं है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होगे। यानी कि आज से 180 डेज बाद, कितने दिन बाद, आज से 180 डेज बाद जब आप एग्जाम दे रहे होगे, तब वो टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार हम चीजें पढ़ते हैं लेकिन बहुत माइन्यूट से कंफ्यूजन उसमें हो जाते हैं। जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स में कंफ्यूजन आ जाता है कि आर्टिकल 17 क्या था, आर्टिकल 18 क्या था। तो ये जो माइन्यूट कंफ्यूजन्स होते हैं, ये कहां से दूर होते हैं, रिवीजन से दूर होते हैं। और रिवीजन के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिस चीज को आपने पढ़ा है, दैट इज डे 1 पढ़ा है, तो कोशिश कीजिएगा उसको एक वीक में रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। और जब आप एक वीक में रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये कोशिश कीजिएगा कि 1 महीने बाद, है ना, आप उसको एक रिवीजन दे पाए। तो जब आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ज्यादा चीजें लॉन्ग टाइम तक के लिए रिटेन कर जाएं। अदरवाइज क्या होता है, आज पढ़ते हो, कल भूल जाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर भूल जाते हो, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हम उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक बहुत सारा डेटा आपके पास हो जाता है। तो इस डेटा को याद करने के लिए बच्चे बार बार इसको रिवीजन करने की जरूरत है। आपको पता है, जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एक ही किताब पढ़ते हैं, लेकिन उस किताब को कितनी बार पढ़ते हैं। मेरे बच्चे 10-10, 15 बार उसको पढ़ लेते हैं। उनको पेज नंबर याद हो जाते हैं, लाइन याद हो जाती हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो।
ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है फेल होने का, जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो सबसे बड़ा कारण आज बनता जा रहा है वो क्या है? दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। आज बच्चे के पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो उन डिस्ट्रैक्शंस में फंस के क्या हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि उसका जो टाइम है वो कहां जा रहा है। और जब वो सुबह उठता है, उसे लगता है कि आज मैं खूब मेहनत करूंगा, लेकिन फिर वही उसके साथ होता है कि वो शाम होते होते उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में फंस के रह जाता है। और ये डिस्ट्रैक्शंस क्या है? ये कोई एक सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कई बार ये सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई बार लोगों के पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू द वन थिंग दैट बच्चे, यदि आपकी तैयारी में आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करके उनको खत्म कर देते हैं, तो ये मान के चलो कि आधी जंग आप उसी समय जीत जाते हैं। और छोड़ो, हाफ ऑफ द जॉब इज डन व्हेन यू इवन फाइंड आउट द डिस्ट्रैक्शन। आज बच्चे को यही नहीं पता है, बस वो पढ़ रहा है, करता जा रहा है, उसको यही नहीं पता है कि मेरा डिस्ट्रैक्शंस क्या है। बस मजा आता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। तो मेरे बच्चे, फर्स्ट यू फाइंड द डिस्ट्रैक्शन। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड करो कि मान लो मेरा टाइम मोबाइल पे ज्यादा जा रहा है, तो मोबाइल पे 6 घंटे में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो भाई मैं इसको कम करूंगा। या किसी सोशल मीडिया ऐप पे मैं क्या है ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं उस सोशल मीडिया ऐप को क्या करूंगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। या किसी का कोई और डिस्ट्रैक्शंस है, या वो सोने में ज्यादा टाइम दे रहा है, तो बच्चे उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे कुछ मांगता है, कुछ सेक्रीफाइसेस इसको लिए आपको करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि हर किसी चीज की एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है, और ये एग्जाम है जिसकी एक कीमत है। द कॉस्ट यू विल पे फॉर द एग्जाम दैट विल गिव यू द रिटर्न वन डे, एंड दिस कॉस्ट इज दैट इज द सेक्रीफाइस दैट यू कैन डू। नेक्स्ट इज द हार्ड वर्क, जो आप कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस ये एग्जाम आपका निकलने वाला नहीं है। सिर्फ तैयारी करने मात्र से एग्जाम नहीं निकलता है। इस एग्जाम को समझना पड़ता है, इस एग्जाम को समझ के इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं एग्जाम निकलता है। खाली प्लेन स्टडी करने से एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि प्लेन स्टडी तो आज हर कोई कर ही रहा है। देन व्हाई अ मेजर चंक ऑफ क्राउड इज आउट फ्रॉम दिस एग्जाम? क्यों बाहर है? यही कारणों से, क्योंकि वो इन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। ये बच्चे एक सबसे बड़ा कारण बना इस बार। और जब बच्चों से हमने बात की कि भाई क्या कारण रहा, जब हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, और जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, आपको यह सजेस्ट किया जाता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो साइंस हो, कि आप उस टॉपिक की भरपूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे दो फायदे आपको होते हैं। पहला, आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाते हैं। दूसरा, आपको यह भी पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। लेकिन हमारा बच्चा क्या करता है कि वो सिर्फ पढ़ता रहता है, और जब क्वेश्चंस करने की बात आती है तो वो ये कह के टाल देता है कि बाद में कर लेंगे। और ये वो बात है जो आज तक किसी का लौट के नहीं आया है। और जब उसका एग्जाम पास आता है, जब मॉक टेस्ट लगाने की बारी आती है, फिर उसको एक फियर होता है कि मैं एग्जाम दूंगा तो मेरे नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो मेरे बच्चे, एक ऐसा डर है जिस डर को आप बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, और ये एक समय पे ऐसा बढ़ जाता है कि फिर आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक एस्पिरेंट के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाए कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका एग्जाम है, और वो एग्जाम देने से ही डर रहा है, मॉक टेस्ट देने से डर रहा है। यस, इस बार जब हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे, तो मैंने कई बच्चों को पर्सनली ये बोला कि भाई आप मॉक टेस्ट आके दो,
एंड देवर लाइक कि सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं इसलिए हम मॉक टेस्ट नहीं देते। तो मेरे बच्चे, बिल्ली की आंख बंद करने से शेर भाग नहीं जाता है, गायब नहीं हो जाता है। आपके ये सोचने से, आंख बंद करने से कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा डर खत्म हो जाएगा, ये डर खत्म नहीं होता है। और ये एहसास तब होता है जब आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं या जब आपका अटेम्प्ट बिगड़ जाता है। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक ऑफ योर सेल्फ। आप एक बहम में जी रहे हो, बस एक अंधकार में जीते आ रहे हो कि हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये देखने से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलता है। जब इस तैयारी को करते हो, इस प्रोसेस में आप आते हो, तो इस प्रोसेस में आपको अपने आप को एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। वो बच्चे इस एग्जाम को जरूर निकालते हैं जो हर वीकेंड पे या हर महीने या कुछ दिनों के इंटरवल पे अपने आप को एनालिसिस करते रहते हैं। उनके कुछ प्लान्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, इसके कारण कौन है? इसके कारण हम ही होते हैं। क्योंकि जब बारी मेहनत करने की, जब क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने का टाइम था, तब हमने क्या किया? क्वेश्चंस लगाए नहीं और हम बस ये कह के टाल देते हैं कि एग्जाम में कर लेंगे, फाइनल एग्जाम में कर लेंगे। तो इस बार ये गलती आप मत करिएगा। जब भी किसी टॉपिक को, जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, कोशिश करिएगा उसके क्वेश्चंस आप सेम टाइम पे लगा लें। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। Whenever you complete any of the topic, take some questions from the PYQs or any of the book and solve them and check whether you are able to solve it or not. तो फेलियर ऑफ फेलियर में ये जो फियर है ये खत्म होता है जब आप अपने आप से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, ओनली दिस टाइम मोर वाइजली। तो ये डर तो एक नई शुरुआत है। जब जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो उसके लिए एक अनदर चांस होता है। आपको भी एग्जाम से डर लग रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरा चांस आपको मिल रहा है कि आप मेहनत दुगनी कर दीजिएगा, चौगुनी कर दीजिएगा, 8 गुनी कर दीजिएगा। इट मीन्स इट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका 90% स्टूडेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं और अगला कारण जो बनता है दैट इज परफेक्शनिज्म। मेरे बच्चे, परफेक्शनिज्म क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा प्रिपरेशन के फेज में होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो कई बार बच्चे का एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि मैं जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन ऐसा पढ़ूंगा कि उस दिन तबाही मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, है ना। यानी कि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप 10-10 घंटे पढ़ते हो, 12-12 घंटे पढ़ लेते हो कई बार। तो परफेक्शनिज्म का मतलब क्या है? परफेक्शनिज्म एक मिथ है मेरे बच्चे, एक वहम है कि हम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं। तो कई बार ये गलती बच्चे के लिए क्या बन जाती है? एक बड़ा हर्डल बन जाती है कि वो इस डर से चीजों को शुरुआत नहीं कर पाता है कि यदि वो इस काम को करेगा तो परफेक्ट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब बारी मॉक टेस्ट देने की आती है तो वो ये सोच के मॉक टेस्ट नहीं देता है कि मैं मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अरे जो बच्चा आज अच्छा कर रहा है, जो बच्चा आज बहुत बढ़िया नंबर लेके आ रहा है, कभी जब उसने भी शुरुआत की होगी तो उसके भी नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। और ऐसा सोच के फिर हम क्या करते हैं? हम मॉक टेस्ट ही देना छोड़ देते हैं, हम बिल्ली बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। ना मॉक टेस्ट दूंगा, ना नंबर कम आएंगे, ना तकलीफ होगी। लेकिन एक बड़ी तकलीफ के भागीदार आप बनने जा रहे हो। तो परफेक्शनिज्म के बारे में मत सोचिएगा आप कि जो करेंगे परफेक्ट ही करेंगे। ऐसा परफेक्शनिज्म कभी होता ही नहीं है। परफेक्शनिज्म कम्स विद टाइम ओनली।
एक छोटी सी कहानी मैं यहां पे ऐड करता हूं कि एक बार दो लोगों की टीम को एक हायर मैनेजमेंट ने टास्क दिया। पहले वालों से कहा कि आपको एक बार में ही क्या करना है, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, और दूसरे वालों को कहा कि आप क्या है, जितनी बार ट्राई करना चाहें आप क्या है उतना बना सकते हैं, लेकिन आप बस ट्राई करिएगा। तो जब दोनों टीम से प्रोजेक्ट सबमिट कराया गया तो जो पहली टीम थी जिसने एक बार में ही अच्छा बनाने की कोशिश की थी, उससे कहीं लाख गुना बेटर उन लोगों का प्रोजेक्ट था जिन्होंने 100 बार गलतियां करी। थॉमस एल्बा एडिसन यदि 100 बार फेल हुए तो वो ये कहते हैं कि मुझे 100 तरीके वो पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। यदि आप आज किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और किसी एक गलत तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो, तो अगली बार के लिए यह आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से यह सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। आज जो मिस्टेक आप कर रहे हो, कल उसको देख के आप समझ जाओगे कि यह सवाल का आंसर नहीं है। तो परफेक्शनिज्म कम्स विद टाइम ओनली, कम्स विद प्रैक्टिस ओनली। टाइमिंग जब आप करते रहोगे चीजों को तो वो परफेक्ट होती चली जाती हैं। इनिशियली क्या है, आपको छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी एक बड़ी घातक और खतरनाक बीमारी है, और जो कई बार बच्चों को लगती है, और जिसका शिकार जब वो होते हैं तो कहते हैं ना कि जमीन पे आके गिरते हैं। हमारा जो बच्चा जिसने 12th क्लास पास आउट है या जो ग्रेजुएशन में है, जो इस एग्जाम को दे रहा है, कई बार वो इस बहम में आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। यस, और जब वो क्लास करता है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और जब वो पढ़ने बैठता है तो वो कई बार ये सोच के क्लास स्किप भी कर देता है कि मुझे तो ये सब कुछ आता है, ये तो मैंने पहले से कर रखा है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं देता हूं, द स्टूडेंट्स दोज हु हैव साइंस बैकग्राउंड इन देयर 12th क्लास, जिनके पास 12वीं में साइंस बैकग्राउंड होता है, कई बार वो साइंस की क्लास छोड़ देते हैं। क्यों? उन्हें तो सब कुछ आता है। अरे बच्चे, जब तुझे सब कुछ आता है तो बस ये बता कि जब साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 में से कितने क्वेश्चंस तू सॉल्व कर पा रहा है। जिस दिन आपको यह फील हो रहा है कि आपको जीएस सारी आती है, जीएस के कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठा के 50 क्वेश्चन उठा के ये देखो कि उसमें से कितना सॉल्व कर पा रहे हो, क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। इट मींस व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू चेक योरसेल्फ टाइमली एंड रेगुलरली। कहीं हम इस बहम में ना आ जाएं कि हमें तो सब कुछ आता है। कई बार लगता है कि अपोनिच भगवान वाली फीलिंग आने लगती है कि हमें सब कुछ आ गया, हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। उस समय आपको एक अच्छा सा मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। सो मॉक टेस्ट एंड द PYQs, दे आर द मेंटोर्स, रियल मेंटोर्स। Those tells you that what to read and what not to read. What is your mistake? क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है? They are the real guiders. Yes. So टाइम रहते हुए यदि आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं और इन चीजों से आप अपनी गलतियों को पकड़ पाते हैं और उन पे काम करना शुरू करते हैं, तो आप भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। नहीं तो बेटा क्या होगा कि ये एग्जाम आता रहेगा, जाता रहेगा, और आप सिर्फ इसके भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। और हो रहा है बच्चों के साथ। कई लाख बच्चे इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम है आज के समय में, आज तो इंडिया में मैं कहता हूं कि सबसे आसान काम कोई है तो वो यही है, दैट पढ़ के नौकरी लेना। इट इज नॉट सो इजी टूडे, यस, बिकॉज इट इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. If you are not reading, then someone is reading at some place. आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरा उस समय किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा होगा. इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा सोचकर अपना एक प्लान बनाने की जरूरत है, और दूसरों की गलती से सीखकर यदि आप उन गलतियों को नहीं कर रहे हो तो आप एक बहुत बढ़िया इंसान हो.
क्या फायदा कि आप गलती करो फिर सुधारो, उसमें आपका टाइम जाता है। तो बेटर यह है कि समय रहते हुए इन चीजों को यदि आप सुधार ले जाते हो तो आप रिजल्ट ला सकते हो। अदरवाइज अगेन यू विल बी द सेम, दैट इज नो रिजल्ट आफ्टर एट ऑल। सो दीज आर दोज मिस्टेक बेटा जिन पे हमने बात की। तो प्लीज आप इन मिस्टेक्स के ऊपर क्या है ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है आप अपने आप को चेक कीजिएगा, और भी जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई उन चीजों पे आप काम कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे कि आपके लिए इस एग्जाम में क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो काम करना शुरू कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।